हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करता हूँ कि तुम सब लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हो। चलो, आज मैं तुम लोगों का फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर्स है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में से जो हमने शुरू किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, उसमें से एक नया टॉपिक लेके आए हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। इससे पहले हम थोड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी स्टडी करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। हिस्ट्री मतलब इसके इस टॉपिक से रिलेटेड वाला हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री क्या था? आर्किमिडीज नाम हम सब ने सुना है, एक फिजिसिस्ट है, एक साइंटिस्ट है। तो हिस्ट्री हम सब ने पढ़ा भी है कि आर्किमिडीज जिस राज्य के साइंटिस्ट है, उस राज्य की राजा ने एक बार आर्किमिडीज का नाम सुना था। तुमने सुना था कि आर्किमिडीज एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उन्होंने आर्किमिडीज को अपने दरबार पे बुलाया, अपने राज्य के दरबार पे बुलाया, और उन्होंने आर्किमिडीज को कहा कि अगर तुम सच में एक साइंटिस्ट हो तो मेरा जो ऊपर का जो मुकुट है, इसमें सोना का प्योरिटी तुम निकाल के दिखाओ। इसमें तुम सोना का प्योरिटी निकाल के दिखाओ। अब आर्किमिडीज क्या करते हो, अचानक वो एक दिन रात को क्या कर रहे थे, अपने बर्थ टब में पूरा जो बर्थ टब रहता है एकदम पूरा पानी से पूरा भर गया। और जब भी वो बाथ टब में एंटर करने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि बाथ टब में से कुछ पानी बाहर निकल के गिर गया। तभी उन्होंने एक वर्ड बोला, जो वर्ड आज भी सभी के दिलों में है, यूरेका। यूरेका 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 करके ऐसे उन्होंने चिल्ला के उठा। यूरेका का मतलब हमने निकाल लिया। और इसी में से, और यही हिस्ट्री है जहां से उन्होंने ये प्रिंसिपल या फिर ये लॉ उन्होंने हमको दिया। अभी ये लॉ हम अभी करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री हमने जान लिया, अभी लॉ भी जानेंगे। लॉ जानने से पहले हम एक फोर्स के बारे में हम जानते हैं, जिस फोर्स का नाम है बुओयंट फोर्स। इस फोर्स का नाम है बुओयंट फोर्स। ठीक है, अब ये बुओयंट फोर्स क्या है? किसी भी अगर वस्तु को अगर हम पानी में डुबाए, तो ये तो हम जानते ही है, ऊपर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, नीचे में से थ्रस्ट रहता है। ठीक है, तो नीचे से इस हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास रहता है। हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास रहता है। सेंटर ऑफ मास यानी या इसी पॉइंट पे बॉडी का जितना भी मास रहता है पूरा का पूरा कंसंट्रेट रहता है। ठीक है, हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास रहता है। हमने देखा है कि एक उंगली पे कोई पूरा बॉल ऐसे 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 घुमा रहा है, तो कैसे घूम रहा है इसी उंगली पे? उसने बॉल का जो सेंटर ऑफ मास जो है उसी पे उसने कंसंट्रेट कर दिया, तो उसी पॉइंट में से बॉल का पूरा वेट धरती की तरफ कंसंट्रेट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास इज ज्योमेट्रिकल सेंटर वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, तो हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास रहता है। इसी सेंटर ऑफ मास की तरफ से बॉडी का वेट लगता है, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको बोलता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलता है बुओयंट फोर्स। ठीक है, अगर बॉडी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन जब हम करेंगे, जब तक ये एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, यानी जब तक ये बुओयंट फोर्स और वेट जब तक इक्वल है, तब तक बॉडी फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, तब तक बॉडी फ्लोट करता रहेगा। इसी में से बुओयंट फोर्स मैंने क्यों बोला, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का शुरुआत हुआ था कि बॉडी कब तक फ्लोट करता रहेगा, जब तक ये बुओयंट फोर्स और W, हमारा W मीन्स वेट इक्वल्स टू mg, जो धरती माता की तरफ लगेगा, और बुओयंट फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो हमारा बॉडी जो है वो फ्लोट करता रहेगा। अगर इसमें से अगर वेट ज्यादा हो गया तो बॉडी डूब जाएगा। अगर इसमें से अगर वेट ज्यादा, लोहे का अगर बॉल पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि वो लोहे का बॉल का वेट ज्यादा है बुओयंट फोर्स में से। ठीक है, और एक कागज का बॉल पानी में क्यों उतरता है? क्योंकि उसका जो बुओयंट फोर्स है, जो वेट जो है, वो दोनों हमारा बैलेंस है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम बुओयंट फोर्स के बारे में जाना। अभी हम पढ़ेंगे
अभी हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इफ ए बॉडी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, इफ ए बॉडी immersed in a liquid, if a body immersed in a liquid wholly or partly, it will loses its weight, which will equal to the amount of liquid displaced by that body. ठीक है, इफ ए बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड होलली और पार्टली, इफ ए बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड होलली और पार्टली, it will loses its weight, which is equal to the amount of liquid displaced, which is equal to the amount of liquid displaced by that body. ठीक है, यानी कोई भी बॉडी अगर किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पे अगर हम डुबाए, कभी कभी बाल्टी को अगर कुएं के अंदर देखते, अगर तुम डुबा देते हो तो पता चलता है ना कि कितना हल्का है। ठीक है, क्यों हल्का लगता है? क्योंकि इफ ए बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड होलली और पार्टली, इट विल लूजेस इट्स वेट, ये अपना वेट जो है वो लॉस करता है, इसीलिए हमको हल्का लगता है। क्यों हल्का लगता है? विच विल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट बॉडी, जितना भी लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देगा। मैंने बताया था ना आर्किमिडीज में, जब भी बाथटब में घुसा तब क्या हो गया, थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा वाटर जो है टब में से बाहर आ गया। यानी जितना उन्होंने वेट लूज किया था अंदर जाके, जितना उन्होंने वेट लूज किया था उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, कितना वेट लॉस किया, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, यही बॉडी जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तभी उन्होंने क्या किया, राजा के जो मुकुट है वो पानी में डुबाया। पानी में डुबाते ही जितना भी पानी, ये मुकुट की वजह से जितना भी पानी बाहर आ गया, वही पानी को उसके वेट में से, ओरिजिनल जो हवा में जो वेट किया था उसी वेट में से जो पानी निकाल दिया था, उसी वेट को उन्होंने माइनस कर दिया, तो सोना का प्योरिटी का बाहर, सोना कितना है इसमें निकाल के आ गया। ठीक है, तो यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इफ ए बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड, अगर कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड पे अगर पूरा या आधा अगर डूबा हुआ है, तो वो अपना वेट लॉस करता है। कितना वेट लॉस करता है? जितना ये बॉडी जो वाटर जो है वो बाहर फेंक देगा या डिस्प्लेस्ड कर देगा। ठीक है, उसी वेट का इक्वल होता है ये। चलो इसका हम प्रूफ करते हैं। एक बॉडी लेते हैं ऐसे, एक कंटेनर लेते हैं ऐसे, कंटेनर में से ऐसा एक बॉडी है, लिक्विड है, ये हमारा बॉडी हो गया। ठीक है, इस बॉडी को यहाँ किसी भी एक रिजिड सपोर्ट से इस बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया गया है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा लिक्विड का सरफेस। ओके, अच्छा, अभी ये जो हाइट है बॉडी का सरफेस और लिक्विड का सरफेस का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ पे दे देते, बॉडी का जो सरफेस है और लिक्विड का जो सरफेस है,
उस सरफेस का सपोज हाइट पकड़ लेते हैं हम h, उस हाइट को पकड़ लेते हैं हम h, और लिक्विड इस सरफेस को, सिंस ये बॉडी है, इस सरफेस को इस तरफ से फोर्स देगा, ये लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स देगा, इसके बॉडी का नीचे की तरफ भी है एक वेट, सपोज ये वेट पकड़ लेते हैं F3, फोर्स पकड़ लेते हैं F3, ये फोर्स पकड़ लेते हैं हमारा F2, ठीक है, और इस तरफ से फोर्स पकड़ लेते हैं सपोज F4। ये जो बॉडी है इसका एक नाम दे देते हैं, A B C D, ABCD बॉडी है। स्ट्रिंग जो पानी में ऐसा है तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन रहेगा T, टेंशन इज ए फोर्स, लॉज ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा होगा, टेंशन इज ए फोर्स, ओके। और BC का जो लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है BC का लेंथ जो है, BC का लेंथ हम पकड़ लेते हैं L, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है, मैंने कहा था बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो इस पे हम बुओयंट फोर्स भी लगेगा, ठीक है, इसीलिए आया ये बुओयंट फोर्स। अभी बुओयंट फोर्स ऑफ द बॉडी, बुओयंट फोर्स ऑफ द बॉडी, buoyant force of the body, FB is equals to force equals to mass into acceleration, ओके। तो मास क्या रहेगा अभी, अगर इस बॉडी का वॉल्यूम रहता है अगर V, ओके, और इस लिक्विड का अगर डेंसिटी रहता है रॉ, इस लिक्विड का अगर डेंसिटी रहता है रॉ, तो डेंसिटी इक्वल्स टू हमने पढ़ा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू, समझ में आया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा हमारा मास। तो यहाँ पे हम मास की जगह पे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बिठा देते हैं और जी रहेगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गया हमारा बुओयंट फोर्स, ओके। अभी देखो यहाँ पे फोर्स क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है वेट ऑफ द लिक्विड डाउनवर्ड, एक तो लग रहा है फोर्स, वेरियस फोर्सेस, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी W, ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी इस तरफ से लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लग रहा है, नंबर 2, टेंशन अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, कैपिटल T, ये कैसा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। ठीक है, और तो टेंशन अप्लाई हो गया ऊपर की तरफ, W हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी देखो ऊपर की तरफ अगर हम एक फोर्स पकड़ ले, ये तो F, ऊपर की तरफ हमारा F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो देखो F3 और F4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये F2 और बुओयंट फोर्स हमारा इस तरफ से निकालना पड़ेगा। तो फोर्स अगर ये F2 है तो फोर्स इधर से भी एक लगेगा F1, हम इधर से एक फोर्स दे देते, F1 फोर्स दे देते, नंबर 3 फोर्स F1, फोर्स F1 इक्वल्स टू हो जाएगा
देखो F1 जो फोर्स है वो प्रेशर की तरफ ही लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू हो गया प्रेशर इनटू एरिया। ओके, प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या था, हमने कहा था H रॉ जी, ठीक है। तो H रॉ इंटू जी और इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये हो गया हमारा F1 का वैल्यू। ऊपर की तरफ प्रेशर भी तो लग रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर भी तो लग रहा है P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया हमारा H रॉ जी हो गया, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का वैल्यू क्या है H रॉ जी, और एरिया बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया हमारा A, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F1। और अभी F2 क्या लग रहा है, F2 की तरफ देखो, F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, यहां तक का हमारा हाइट है H, ठीक है, H है, और ये है टोटल F। देखो यहाँ पे हमने हाइट H क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है F, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ मुझे थ्रस्ट लग रहा है। नीचे की तरफ थ्रस्ट क्या होगा, नीचे की तरफ थ्रस्ट से अगर P2, नीचे की तरफ थ्रस्ट अगर हो P2, ये हो गया P1, P1 इक्वल्स टू F1 बाई ए, और P2 इक्वल्स टू क्या होगा, P2 इक्वल्स टू हो गया हमारा F2 बाई ए ही हो गया, ठीक है। तो यहां से हम F2 निकाल सकते हैं, यहां से हम F2 है P2 इंटू ए। अभी P2 देखो, P2 के लिए टोटल हाइट कितना हो गया, ये तो हाइट हो गया H, ये हाइट हो गया हमारा L, तो टोटल हाइट हमारा क्या हो गया H प्लस L, ठीक है। तो फोर्स F2 अभी H की जगह पे हो गया H प्लस L इंटू रॉ इंटू जी इंटू ए, ओके। और F3 और F4 दोनों बैलेंसिंग है, दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अच्छा, अभी इफ द बॉडी इज इक्विलिब्रियम, अगर इस बॉडी का देखो, ये हमारा सारा फोर्स हो गया। अभी इस बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी बॉडी अगर रेस्ट पे, जो टेंशन जो है वो टेंशन प्लस W, ये टेंशन और W का जो समेशन है, सॉरी, ऊपर की तरफ फोर्स है हमारा F2। अगर इस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, अगर यही बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें, तो ऊपर की तरफ टेंशन है, ये हो गया हमारा बॉडी, मान के चलो ऊपर की तरफ टेंशन भी है, और ऊपर की तरफ हमारा F2 फोर्स भी है, ठीक है। F2 फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, टेंशन भी इस तरफ है, और नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स है, नीचे की तरफ एक तो है W और एक है F1। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अगर ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, रेस्ट मीन्स यहाँ पे इस पे कोई मोशन नहीं है, अगर ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो इन दो फोर्सेस की समेशन और इन दो फोर्सेस की समेशन दोनों का इक्वल होगा। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों फोर्सेस का समेशन T प्लस F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा W प्लस F1, ओके। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो T प्लस F2 इज इक्वल्स टू W प्लस F1। अभी हम सारे वैल्यू बिठा देते हैं, सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। T का वैल्यू क्या, T का वैल्यू तो T ही रहेगा, प्लस W F2 का वैल्यू हमारा H प्लस L इंटू रॉ जी ए इज इक्वल्स टू W का वैल्यू हो गया हमारा M इंटू जी, W का वैल्यू हो गया हमारा M इंटू जी, और F1 का वैल्यू हो गया हमारा H रॉ जी ए, H रॉ जी ए। अब एक सिंपल कैलकुलेशन है, T प्लस H रॉ जी ए प्लस L रॉ जी ए इज इक्वल्स टू एम जी प्लस H रॉ जी ए। H रॉ जी ए कैंसिल चला गया, ठीक है। इम्प्लाइज T इज इक्वल्स टू अभी हो गया T
प्लस एल रो जी ए इज इक्वल्स टू हो गया हमारा एम जी। सो टी इक्वल्स टू हो गया एम जी माइनस एल रो जी ए। टी इक्वल्स टू हो गया एम जी माइनस एल रो जी ए। ओके, इतना तक समझ में आया। अभी देखो, ये तो हमने इक्वेशन निकाल लिया। T इक्वल्स टू हो गया हमारा एल रो जी ए। अभी ये हमको इक्वेशन नंबर सपोज 1 देते हैं। अभी देखो एल रो जी इंटू ए, इसको हम क्या सकते हैं, देखो एल इंटू ए लेंथ इंटू एरिया, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम भी। लेंथ इंटू एरिया हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वी रो जी। ओके, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मास, एम इंटू जी। और एम जी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, डब्ल्यू। यानी ये एल रो जी जो है इसको हम एम जी के बराबर लिख सकते हैं। ये एल रो जी जो है इसको हम एम जी के बराबर लिख सकते हैं। ये वेट जो है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। weight of the liquid displaced. Okay, so T is equals to यानी apparent weight equals to actual weight। ये हमारा actual weight है माइनस weight of liquid displaced। ओके, और यही तो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो टोटल वेट क्या हो गया, जितना भी वेट लूज किया, कितना वेट लूज किया, जितना ये लिक्विड अब ये डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए पानी में जो जहाज जो है, वो सबमरीन जो है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से तैरता ही रहता है। कैसे तैरता रहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की वजह से। ठीक है, अभी हम लॉ ऑफ, ये तो समझ में आ गया। अभी हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी चीज पानी में कैसा तैरता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कब इफ बुएंट फोर्स, मैंने कहा था पहले भी, इफ बुएंट फोर्स अगर वेट के इक्वल है, एफ बी इज द बुएंट फोर्स और वेट के इक्वल है, देन द बॉडी विल फ्लोट। ओके, नंबर 2, इफ W ग्रेटर देन एफ बी, अगर वेट बुएंट फोर्स से ज्यादा हो गया, देन द बॉडी सिंक। डूब जाएगा। ओके, और इफ W लेस देन बुएंट फोर्स, देन द बॉडी फ्लोट। Then the body float, but partially sink. But partially sink, थोड़ा डूबा रहेगा लेकिन तैरता रहेगा। ठीक है, इसी वजह से कोई भी बॉडी फ्लोट करता रहता है। कब फ्लोट करता है, अगर दोनों अगर इक्वल, बुएंट फोर्स और वेट दोनों अगर बॉडी का इक्वल हो तब फ्लोट करता है। ज्यादा हो गया तो बॉडी डूब जाएगा, लोहे का बॉल समझ लो। और अगर कागज, और अगर समझ लो लोहे का भी नहीं है और मतलब कागज का भी नहीं है, ऐसा कोई बॉल, तो तैरता रहेगा लेकिन थोड़ा डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो गाइस, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम हाइड्रोडायनामिक्स शुरू करेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड। यहाँ तक हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट था यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट से हम
फ्लो ऑफ लिक्विड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।